नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपकी आने वाले टाइम में एएलपी के एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है, क्योंकि इस क्लास को 13 फरवरी को जो एएलपी का पेपर हुआ था उसके बेस पर बनाया गया है। 1 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट वीडियो का आपको इंट्रो दे देता हूं ताकि आपका टाइम खराब नहीं हो। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पहले से आते हैं तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हो। चलिएगा, ये जो टाइप नंबर 11 है हमारे पास है, टाइप नंबर 11 में जो क्वेश्चन हमने प्रॉफिट और लॉस का लिया है, ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन 1% भी फेक नहीं है। जो स्टूडेंटों ने जो बताए थे वास्तव में वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो टाइप नंबर 11 में जो क्वेश्चन है, स्टूडेंटों को ये कहना था कि सर एक इस तरीके का क्वेश्चन था कि इतनी वस्तुएं इतने परसेंट के लाभ पर, इतनी वस्तुएं इतने परसेंट के लाभ पर और शेष वस्तुएं इतने परसेंट के लाभ पर बेची गई है। तो आपसे फाइनली ये पूछा था कि आप ये बताइए इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि टोटल प्रॉफिट परसेंट का एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन नहीं बल्कि इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन हमने सेट किए। एक और क्वेश्चन फिर से लिया है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने फिर से लिया है, ताकि कल 16 फरवरी है तो आपको क्वेश्चनों में आपकी एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, ये टाइप नंबर 11 में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो टाइप नंबर 12 हमारे पास आएगा, इसमें आएगा आपके पास है कि सर समतुल्य बट्टा बताइएगा। क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें आपके पास है 3 डिस्काउंट थे जिनके समतुल्य पूछा था। हम 3 के भी सॉल्व करेंगे और 2 के भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो देखने को मिला था वो मिला था आय व्यय बचत से रिलेटेड। तो थोड़ी देर बाद हम इस टाइप पे भी पहुंचने वाले हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो देखने को मिला था वो औसत चाल से रिलेटेड देखने को मिला था। तो हम 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई कब लगता है, इसके अलावा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कब लगता है, ये सारी बातें सीखेंगे। इसके अलावा जो पढ़ने वाले हम वो पढ़ेंगे टाइप नंबर 15 में। यानी सर एक क्वेश्चन सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड भी आया था। यानी कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था जिसमें दिनों की संख्या दे रखी थी, और एक क्वेश्चन इसी में ऐसा आया था सर जिसमें 2 साल का अंतर दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 साल का अंतर पढ़ेंगे और 3 साल के अंतर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी कि इस क्लास में आपको 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर इससे पहले के जो टाइप है 1 से लेकर के 10 तक, वो टाइप कहाँ पर है फिर। तो इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास अपलोड कर दिए, उन क्लासों को आप, इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ALP 2026 के नाम से, उसमें जाकर के दोनों क्लासों को पढ़ सकते हो। अब बगैर टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास है, सर ये रहा। यानी फाइनली अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप इसका औसत लाभ बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है ना जिसमें आपसे ये पूछता है कि इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ है, अब औसत लाभ है यानी कि एक तरीके से इसमें औसत निकालना है। औसत आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, या तो राशियों को एक राशियों की संख्या से निकाल दीजिएगा, या फिर औसत में जो हम डेविएशन वाला रूल यूज करते हैं उससे भी आप औसत इनका निकाल सकते हो। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारे पास है, सर एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं तो 14% के लाभ पर, और 3/5 वस्तुएं 17.5% के लाभ पर, और शेष वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची है। इस सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना आपके पास है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ वस्तुएं खरीदी है, वो वस्तुओं की संख्या नहीं है आपके पास। तो पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसमें वस्तुओं की संख्या माननी पड़ेगी। आपको क्या माननी पड़ेगी, वस्तुओं की संख्या। अब काफी स्टूडेंटों को ना ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत बुरे लगते हैं जिसमें 1/3, 3/5 ऐसे, सर इसमें वस्तुओं की संख्या हम कितनी माने। तो देखिए मैं एक फाइनली आपको ये समझाना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों में जो वस्तुओं की संख्या मानी जाती है ना, वो डिपेंड कर दिया कि फ्रैक्शन क्या क्या दे रखी है आपको। जैसे इसमें एक फ्रैक्शन 1/3 है और दूसरी आपके पास है 3/5। तो जो टोटल वस्तुएं मानोगे वो ये जो संख्या दी हुई है हर में, इनका जो एलसीएम आता है ना उससे हम मानते हैं। अब आप ये कहोगे क्या फिक्स है क्या कि इनका एलसीएम ही मानना है। जैसे इनका एलसीएम आपके पास है 15 आ गया, तो क्या सर हर क्वेश्चन में ऐसे जो आएंगे, क्या हम हर क्वेश्चन में इनका एलसीएम ही मानेंगे? क्या हम हर क्वेश्चन में इनका क्या मानेंगे, एलसीएम ही मानेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि टोटल वस्तुएं क्या मानेंगे, इनका एलसीएम। आप ये कहोगे सर परमानेंटली फिक्स है क्या कि हर क्वेश्चन में ही इस तरीके से हम मानेंगे? तो देखिएगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अगर आपने इनका एलसीएम माना और जैसे क्वेश्चन दे रखा है संख्या आपकी टोटल बिल्कुल आराम से कटती जा रही है, दशमलव में संख्या नहीं आई है, तो फिर आपकी टोटल वस्तुएं ये सही है। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि अब दशमलव वाला फॉर्मेट आ गया, तो फिर आप 15 का डबल 30 मान लीजिए, फिर 30 का डबल 60 आप मान सकते हो। लेकिन काफ़ी हद तक 90% क्वेश्चनों में एलसीएम से काम चल जाता है। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि टोटल वस्तु एलसीएम होता है। काफ़ी बार जब हम सरल करते हैं तो संख्या दशमलव में बन जाती है, तो आप तुरंत हटा करके एलसीएम का डबल लिख देना यहाँ पर,
बस यही है इसमें पूरा, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे सर, औसत लाभ पूछा है तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए डेटा। यहाँ पर क्या लिखोगे, इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है, और यहाँ लिखेंगे सर हम प्रॉफिट या जो भी लॉस है उसका परसेंटेज। ऊपर हम क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। इसने पहला शब्द ये कहा है कि सर उसने 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पर बेची है। तो 1/3 वस्तुएं, टोटल वस्तुएं कितनी आपके पास है सर, टोटल वस्तुएं ये है। तो आप मुझे बताइए 15 का 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 3 से 5 बार कटेगा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि पहली वस्तु कितनी आ गई 5, और इस पर लाभ कितना आपके पास सर, लाभ हमारे पास है 14 है। परसेंटेज नहीं लिखे क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़िएगा, अगली बार में क्या कहा है सर, अगली बार में उसने ये कहा है, और अब की बार 3/5 वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं आपके पास है, 3/5। तो बताइए 5 का भाग कितनी बार, 3 बार, 3 × 3 करो कितना हो जाएगा, आपके पास है 9 वस्तुएं। 9 वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट है आपको सर, 9 वस्तुओं पर 17.5% का है। और फिर उसने कहा शेष वस्तुएं, जब आपने टोटल वस्तुएं 15 मानी है, 15 में से आप 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 घटा दीजिएगा तो शेष वस्तु कितनी बची आपके पास है, 1 बची है। शेष वस्तु कितनी बची आपके पास है, 1 को 20% के लाभ पर, यानी कि 20% आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब मुझे आप ये बताइए क्या किसी भी तरह की किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि अगले स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, हमने टोटल वस्तुएं कितनी मानी है, 15 मानी है। 15 का पहले 1/3 निकाला, ये रहा। फिर 15 का ही 3/5 निकाला हमने, ये रहा। फिर उसने कहा कि फिर आपको शेष वस्तुएं लिखनी है, यानी टोटल वस्तुएं 15 थी, 15 में से 14 घटाएंगे तो ये हमारे पास है शेष वस्तु आ गई। स्टार्टिंग की वस्तुओं पर 14% का लाभ, इन पर 17.5 का लाभ, इन पर 20% का लाभ। अब एक तरीके से हमको औसत निकालना, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें टोटल जो लाभ आएगा वो लाभ कैसे आएगा परसेंटेज में, सर लाभ निकालने का ये तरीका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप बताइए इसका योग कितना हो जाएगा, 70। हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा किया है, प्लस का निशान। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 9 पंजो 45 को 5 दशमलव लग जाएगी, 17 नंबर 153, और 4 कितना हो जाएगा, 157, और प्लस का निशान ये 20। ठीक है भाई, ये कैसे आया, इस सर हमने क्या किया, इसका गुणा आपके पास ये रहा, इस लाइन का गुणा ये रहा, इस लाइन का गुणा ये रहा। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है ना औसत। तो राशियों की संख्या कौन सी है, ऊपर वाली है। यानी हम ये कह सकते हैं ये टोटल कितना आपके पास 15 है, बस 15 का भाग दे दीजिए। 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90। यानी कि हम कह सकते हैं सर 157.5 में आप 90 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास है 4, सही है ना, 247। यानी कि 247.5 और भाग किसका देना है, 15 का। 15 का भाग कितनी बार जाएगा आप बता दीजिए सर, 15 एकम 15 एक बार जा रहा है आपके पास है सर, 15 छिक्की 90 पॉइंट लग जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो इस तरीके से हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, यानी कि 16.5%। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बनाना है। एक बार फिर से आराम से तसल्ली से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है आपके पास सर। सबसे पहले हमको टोटल वस्तुएं माननी है, जो भी फ्रैक्शंस दे रखी है उनका एलसीएम लेके। उसके बाद में ये कह रखा है पहली वस्तु पर इतना प्रॉफिट, दूसरी पर इतना, तीसरी पर इतना। अब क्या किया हमने सर, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यहाँ पर लगा दिया है। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक और क्वेश्चन से, अगर फिर भी कुछ कमी रह गई है तो आप इस क्वेश्चन से फिर से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेचा है। पूरे सौदे में उसका लाभ परसेंट कितना है। अब आप ये कहोगे सर इस क्वेश्चन में तो है ना सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है, बाकी दूसरी है ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, ये जो है ना आपके पास है एक संख्या है 8 है, यही आपके पास है कुल राशि है। यही क्या है आपके पास है सर, यही है हमारे पास है कुल राशि। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कुल राशि 8 ही है। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो हम यहाँ डेटा लिखेंगे और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसका परसेंटेज लिखेंगे हम। तो आप ये बताइए पहला हिस्सा कितना, एक दुकानदार ने अपनी 5/8 वस्तुओं को, टोटल वस्तुएं कितनी आपके पास है 8 है। अगर 8 का हम निकालेंगे 5/8 तो बताइएगा 8 से 8 हट जाएगा आपके पास, यानी सर पहला हिस्सा 5 आएगा। अगर पहला हिस्सा 5 है तो दूसरा हिस्सा आप ऑटोमेटिकली कह सकते हो 3 आएगा। भाई टोटल हिस्सा ही आपके पास 8 है, 8 का पहला हिस्सा 5/8, 8 से आपने 8 काट दिया तो 5 यहाँ आ गया तो 3 यहाँ आ गया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सौदा है ही नहीं है आपके पास। अब क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि जो पहला हिस्सा है ना उस पर तो 20% का लाभ है,
और शेष को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। यानी सर ये जो पहला हिस्सा है इस पर तो 20% का लाभ है और दूसरे को उसने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। आप ये बताइए, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, इसका मतलब ये है कि सर ना तो उसको लाभ हुआ ना उसको हानि हुई। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0% लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई आदमी क्रय मूल्य पर खरीद के क्रय मूल्य पर ही बेच देता तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। अब आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। आपका क्वेश्चन ये है बस एवरेज, आपको क्या बताना, एवरेज प्रॉफिट बताना है, वो भी किसमें, परसेंटेज में। राशियों का योग बट राशियों की संख्या, आप बताइए इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा। आपके पास है 100 प्लस का निशान, ये तो आपके पास 0 हो ही जाएगा। और राशियों की संख्या कितनी है आपके पास, 8 है। तो देखिए 100/8 आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये 12.5% होता है। किस ऑप्शन में आपके पास, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे। एक बार फिर से देखिएगा, ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन, आराम से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा। उसने इन वस्तुओं क्रम से 10%, 5%, 15% की हानि पर बेचा। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितना है। इसमें तो टोटल आपको वस्तुएं दे ही रखी है, तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में आएगी नहीं। यानी सर हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डेटा और नीचे हम क्या लिखेंगे सर, नीचे लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस जो भी है ना उसका परसेंटेज हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, डेटा कितना आपके पास, सर उसने कहा कि प्रत्येक बार 3,000 वस्तुएं, प्रत्येक बार कितनी आपके पास है सर, 3,000 वस्तुएं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब पहली जो वस्तु है उस पर उसको 10% का लाभ है तो प्लस का 10 लिख दीजिए आप। दूसरी बार में उसको 5% का लाभ है तो प्लस का 5 लिख दीजिए आप। और तीसरी बार में उसको हानि है 15% की तो 15 लिख दीजिए आप, क्योंकि परसेंट तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये जो ऊपर डेटा दिया हुआ है ना, इसका आप रेशियो ले सकते हो, इसका आप रेशियो ले सकते हो अगर रेशियो आ रहा है तो। यानी सर 3,000 से अगर हम इसे काटेंगे तो एक बार कटेगा, ये भी एक बार कटेगा और ये भी एक बार कटेगा। देखो क्वेश्चन अब इजी हो जाएगा आपके पास। तो फिर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर, प्रॉफिट निकालेंगे परसेंटेज में प्रॉफिट। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 10, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास 15, और इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास -15, और भाग किसका देना है 3 का। आप ये देखिएगा कि ये क्या हो रहा है आपके पास है सर, एक मिनट थोड़ा सा चेक करें क्वेश्चन को। 10% का लाभ है, 10% का लाभ है, ये सॉरी ये देखिए ये कितना आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सर, देखिए अगर हम इसे सरल करते हैं ना तो ये प्लस का 15 माइनस के 15 को काट देगा तो 0 आ जाएगा, और 3 का भाग दोगे फिर 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब क्या है सर, शून्य का मतलब ये है कि इसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही इसको लॉस हुआ, ना तो इसे प्रॉफिट हुआ ना ही क्या हुआ इसको लॉस हुआ। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को बनाना, ध्यान रखिए यहाँ पर आप ये एक तरीके से इनका रेशियो ले सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट और लॉस के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए थे, इनमें किसी भी तरह का कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। ज़्यादातर मैं कह रहा हूं ना जो स्टूडेंट को समस्या आती है वो ये कुल वस्तुएं मानते हैं ना उसमें आती है। तो वो मैंने शायद एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपको वो लाइन कैसे समझनी है, मेरा मेन फोकस इस पर यही था। चलिएगा अब आ जाइएगा, ये रहा आपके पास है टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि 50%, 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है, कितनी एकल छूट के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना, हम ऐसे क्वेश्चनों को 3 तरीके से बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चनों कितने तरीके से, 3 तरीके से। 1 मिनट के अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिएगा अगर हम अच्छी तरीके से देखें ना तो ये जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज कितने टाइप का होता है सर, ये परसेंटेज एक तरीके से 3 टाइप का होता है। एक परसेंटेज तो ऐसा होता है जैसे आपके पास है ये 10% है, 20% है, ऐसा होता है। और दूसरा जो परसेंटेज होता है सर 16/2/3% है, या फिर 12/1/2% है, ऐसा होता है। और एक परसेंटेज ऐसा होता है जैसे ये 5% है और ये आपके पास है 7% है। अगर परसेंटेज ऐसा आता है ना तो आंख बंद करके आप उसमें 100 वाला मेथड लगाइएगा। कौन सा वाला मेथड लगाइएगा, 100 वाला, उससे स्पीड बनेगी। और अगर परसेंटेज ऐसी दी हुई है तो आपको लगाना है उसमें रेशियो वाला मेथड। कौन सा वाला मेथड लगाना है, रेशियो वाला। और अगर परसेंटेज ऐसी दे रखी है तो फिर सिंपल है, आप इसमें सक्सेसिव मेथड लगाओगे। फिर कौन सा लगाओगे, सक्सेसिव मेथड आपको लगाना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
यानी परसेंटेज कितने टाइप के हैं सर? 3 टाइप के हैं आपके पास में। अगर मान लीजिए परसेंटेज ऐसा है तो 100 वाला, ऐसा है तो रेशियो वाला, और ऐसा है तो हम इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सर इसमें 50% 40% है, इनके एकल छूट है, तो हम इसमें 100 वाला लगा के बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन को एक बार 100 वाले से बना के देखते हैं। अच्छा, 100 वाला मेथड को आप बेसिक तरीका कह सकते हो कि ये बेसिक है एक तरीके से, यानी 50% का डिस्काउंट है तो 50 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 100। दूसरा डिस्काउंट कितना आपके पास है 40% का है तो 60 बटे में कितना हो जाएगा आपके पास है 100। आपको कुछ नहीं करना, 2 जीरो से 2 जीरो काटनी है। ऊपर कितना है 30 है और बट्टे में कितना आपके पास है 100 है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर 100, पहले इसका मूल्य 100 था, अब मूल्य कितना रह गया आपके पास है 30, तो कितने का डिस्काउंट है आपके पास है 70% का। किस ऑप्शन में आपके पास है? बी ऑप्शन में। अगर आप इसे 100 वाला मेथड लगा रहे हो तो 100 वाले मेथड में एक बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि आपने जमा तो दिया, तो जमाते टाइम जैसे 5 से ये 20 बार कट रहा, तो आपको काटना नहीं है, बल्कि एक 100 को आपको सेपरेट बचा के रखना है, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन फिर सीधी हो जाती है। जैसे अब इस क्वेश्चन में कोई जोर ही नहीं आया हमको, क्योंकि पहले हमने 100 माना तो उस पर डिस्काउंट था, आपने घटा दिया कि सर ये 30 है तो 70% का डिस्काउंट है। अगर आप काट लेते तो कितना आता आपके पास सर? अगर हम इसे भी काट लेते 1 जीरो से 1 जीरो तो 3/10 बचता। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको कितना डिस्काउंट है यहाँ 7 का, तो 7/10 और गुणा किससे करते हैं 100 से। 1 जीरो से 1 जीरो 70%, तो स्टेप ज़्यादा बढ़ती है ना, तो ज़्यादा स्टेप हम क्यों बढ़ाए, हम सीधे ही चाहे वो 100 कटे या नहीं कटे, एक 100 को आपको बचा के रखना है। तो हमने क्या किया, इस 100 को यहाँ पर बचा के रखा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को हम इसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, तो सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे सर? अगर मान लीजिए इसमें आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है तो सिंपल सा तरीका है डिस्काउंट वाले क्वेश्चनों में लगाने का। क्या तरीका है आपके पास है? पहले तो आप संख्या का योग करिए और उसमें से घटा दीजिए उनका गुणा और बट्टे 100, बस ये तरीका है, इतना सा काम करना है। एक बार फिर सुनिएगा, अगर हम इसको दूसरे पैटर्न से करना चाहे तो आप इस तरीके से करोगे। कैसे सर? पहले दोनों संख्याओं को आप जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस का निशान। दोनों संख्याओं का गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा आपके पास है सर? हमारे पास हो जाएगा 2000, और बट्टे में कितना आपके पास है सर? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 90 में से 20 घटाओगे तो 70% आपका राइट आंसर है। ये होता है हमारे पास है सक्सेसिव मेथड। क्लियर है आपके पास? चलिएगा, तो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 1 सेकंड में बता सकते हो कि ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? अगर किसी क्वेश्चन में एक परसेंटेज है ना आपके पास, ये 10% आ जाता है, तो आपको ऑप्शन का डिजिटल सम निकालना है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 होगा वो ही आपका आंसर होगा। जैसे आपने ये देखा कि इसका डिजिटल सम कितना है, 9 हटा दो, ये 4 10, 10 का मतलब कितना होता है 1 होता है। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ तभी लगती है जब एक 10% वाला डिस्काउंट साथ में होगा तब। अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चनों में वो ट्रिक काम नहीं करती है। तो फिर हमको क्या करना है सर? तरीके से ही समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को देखो, परसेंटेज ऐसी है ना, सबके पीछे जीरो लगी हुई है, आप 100 वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से बना पाओगे। हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को 100 वाले मेथड से बना लेते हैं और सक्सेसिव मेथड से बना लेते हैं। ठीक है, एक किताब 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद बेची जाती है। पहला डिस्काउंट कितना? 20, तो बताओ 20 का कितना हो जाएगा? 80/100, और ये गुणा का निशान। दूसरा कितना? 30 का, तो 70 कितना हो जाएगा आपके पास है 100। अगला डिस्काउंट कितना? 10 का, तो 90 कितना हो जाएगा आपके पास है 100। ऐसे लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे हमको क्वेश्चन ने दिया हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को जमाया है। अब आप काटिए, लेकिन 100 को मत काटिएगा, ठीक है ना भाई? तो सर यहाँ पर ये हमारे पास है, देखिएगा किससे काटोगे, ये 2 जीरो से हमारे पास 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब क्या बच गया हमारे पास सर? अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? 72 हो जाएगा, और 72 इंटू 7 कर दीजिए, तो 7 दूनी का 14, हासिल किए 49 और 1 50। और इसके कारण एक 10 है ना एक्स्ट्रा, इसके कारण यहाँ दशमलव लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर, जब हमने ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास कितना आया था? हमारे पास इतना आया था, लेकिन एक 10 और बचा हुआ था, उसके कारण यहाँ पर एक दशमलव चिपका दी, और बट्टे में कितना आपके पास है? 100 है। जो राशि पहले 100 थी वह राशि इतनी रह गई, 100 से कितना कम है?
तो आप ये कहोगे सर ये आपके पास 49.6% कम है। किस ऑप्शन में आपके पास सर? ए ऑप्शन में 49.6% कम है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसमें 100 वाला मेथड नहीं लगाएं, बल्कि आपको ये कितना लिखा हुआ है, ये है आपके पास है, कितना दिख रहा है ना आपको सर? ये है आपके पास 49.6, ठीक है, %। आप एक काम करिएगा, इसी में सक्सेसिव वाला मेथड भी लगाने की कोशिश करिएगा। सक्सेसिव वाला मेथड सीख जाइएगा कि आप अगर 3 डिस्काउंट दे रखे तो हम कैसे लगाएंगे। आपको करना क्या है सर? सबसे पहले तो इन दोनों में लगाना है, इनका जो भी रिजल्ट आए ना फिर इसको इसके साथ भिड़ाना है। सबसे पहले आप इस दोनों में लगाइए। पहले तो आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला हमारे पास ये होता है योग और माइनस गुणा, और बट्टे में क्या होता है आपके पास है 100 होता है। यही होता है ना फॉर्मूला आपके पास। योग कितना है? पहली दो संख्याओं का, पहले इन दोनों के बीच लगाना है आपको। किसके बीच में लगाना है? इसके बीच में। 20 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास है? तो आप ये कहोगे सर 50, माइनस का निशान। दोनों को गुणा करोगे सर ये 600 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आपके पास है? 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 50 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास सर? हमारे पास है 54% आएगा। अब इस 54% को किसके साथ भिड़ाना है सर? इस 54% को 10 के साथ जाके भिड़ाना है, और फिर से लगाइए उसी को। किसको? कि पहले योग करिए। तो 54 और 10 कितना होता है आपके पास है सर? हमारे पास 64 हो जाएगा। माइनस का निशान, 54 इंटू 10 कर दीजिएगा आप। तो सर 54 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? सही लिखा है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ये 44 है। इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 44 आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपके पास है सर? हमारे पास 44 आ रहा है। तो आप क्या करोगे सर? सबसे पहले तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 54 हो जाएगा, और माइनस का निशान। आप बताइए इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर? गुणा करेंगे तो हमारे पास है इतना हो जाएगा, और बाकी इसका देना है आपको 100 का देना है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, या दशमलव लग जाएगी। यानी सर 54 में से आपको माइनस करना है 4.4, तो कितना आएगा सर? वापस वही 49.6 आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास? इस ऑप्शन में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। रेशियो वाला तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि आप उससे सरल करें। ये 100 वाला मेथड था और ये सक्सेसिव वाला मेथड था। ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम तो मैं खराब आपका करने की कोशिश नहीं करूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बल्कि एक और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिख रहा है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन? ठीक है। आप क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों के अंदर सक्सेसिव लगाओगे। आप ये बताइए 7 और 12 कितना होता है? तो आप ये कहोगे सर 19 हो जाएगा, माइनस का निशान। 12 सत्ते कितना होता है? 84। तो बताइए क्या पॉइंट 84 नहीं हो जाएगा? 2 अंक छोड़ के तो दशमलव लगाना है आपको। तो हम ये कह सकते हैं सर ये 18 पॉइंट कितना रह जाएगा? 16। अब इसकी तुलना किसके साथ करोगे सर? इसकी तुलना हम 5 के साथ करेंगे, तो इसमें आप जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 18 और 5 कितना होता है? 23.16, और यहाँ माइनस का निशान। इसको आप 5 से गुणा करिए। 16 पिंजो कितना हो जाएगा? 80। 18 पिंजो कितना हो जाएगा? 90। अब आप देखिए 2 दशमलव तो इसी में है, और 100 के कारण 2 दशमलव और खिसकेगा, तो क्या हम यहाँ नहीं लगा सकते? बताइए ना आप। क्योंकि सर 2 दशमलव तो आपका यहाँ तो रहे, फिर 100 का भाग और देना तो यहाँ खिसक जाएगा आपके पास। बस घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि सर ये तो फिक्स है कि 23 की जगह तो हमारे पास 22 बचेगा। तो 22 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दशमलव में भी तो आएगा। ऐसा तो है नहीं है कि पूरा पूरा घट रहा है, तो क्यों घटाए हम फालतू का। तो हम ये कह सकते हैं सर 22.25 कुछ आंसर आएगा, जो किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा दिमाग हमको यूज करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप आ जाइएगा टाइप नंबर 13 पर। क्या क्वेश्चन है आराम से पढ़ लीजिएगा। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। दोनों अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। 2 व्यक्तियों की मासिक आय इतनी है, उनका खर्चा इतना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी? ऐसे क्वेश्चन है ना 2 टाइप के बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें इनकी आय समान है। जैसे देखो 50 रुपये पहला आदमी बचा रहा है, 50 रुपये दूसरा आदमी बचा रहा है। एक क्वेश्चन है इसमें इस तरीके का भी बनता है कि पहला आदमी तो 5200 रुपये बचा रहा है और दूसरा आदमी 3600 रुपये बचा रहा है। तो दोनों क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, वैसे दोनों क्वेश्चनों को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पास है एक और तरीका लगेगा जिससे इसमें स्पीड बन जाएगी।
वैसे दोनों तरीके से दोनों क्वेश्चनों को हम एक सिंगल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे करोगे? सबसे पहले आप आय का रेशियो लिखिए। आय का रेशियो कितना? तो आप ये कहोगे सर 4:5 है। आय का रेशियो कितना आपके पास है? सर इनकी आय का जो रेशियो है ना वो आपके पास है 4:5 है, लिख दीजिएगा। खर्चे का अनुपात कितना? सर खर्चे का अनुपात है आपके पास है 7:9 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक आदमी कितना बचाता है? सर प्रत्येक आदमी 50 रुपये बचाता है। ये 50 बचाएगा और ये भी कितना बचाएगा? 50 बचाएगा। अगर ये समान बचत है ना तो आप क्वेश्चन को कितने इजीली तरीके से कर सकते हो, देखिएगा। आपको करना क्या है, आपको ये गैप देखना है कि ये गैप कितने का है इनके बीच। क्या गैप समान है? सर इसके और इसका बीच के गैप 1 है और इसके और इसके बीच का गैप कितना? 2 है। तो आपको क्या करना है कि इस गैप को समान करना है। गैप को समान करने के लिए ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा? सर ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करने का मतलब यह है कि आप 2 से इसको भी गुणा करिएगा और 2 से आप इसको भी गुणा करिएगा। अब हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? ये क्या था हमारे पास? सर ये हमारे पास आय था और ये क्या था? सर ये हमारे पास है खर्चा था। अब क्या आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ोगे कि सर एक आदमी जो पहले 8 रुपये कमा रहा है और जो पहले 10 रुपये कमा रहा है, भाई एक तो 8 कमा रहा है, 8 में से वह 7 रुपये खर्चा कर रहा है। अब खुद बचाइएगा कि 8 में से अगर कोई 7 रुपये खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना? 1 रुपया बचाएगा यूनिट के हिसाब से। और ये आदमी भी कितना बचाएगा? सर 10 रुपये में से 9 रुपये खर्चा कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं सर 1 यूनिट की बचत है, यानी कि दोनों की बचत, इसकी भी बचत समान है, इसकी बचत समान है। हम ये कह सकते हैं सर कि 1 यूनिट का मान हमारे पास है 50 है। आपको कितने यूनिट का मान निकालना है? जितने यूनिट का मान निकालना है उससे गुणा कर दीजिएगा। आपको निकालना उनकी मासिक आय कितनी है, और मासिक आय कितनी आपके पास है? 8 मानोगे आप। पहले की आय कितनी है? 8 है, तो 8 से गुणा कर दीजिएगा। तो पहले की कितनी हो जाएगी आपके पास? सर पहले की तो हो जाएगी आपके पास में 400। पहले कितनी हो जाएगी आपके पास है? 400। दूसरे की कितनी हो जाएगी? सर दूसरे के दूसरे से गुणा कर दीजिएगा आप 10 से। दूसरे की हो जाएगी आपके पास है कितनी? 500। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनका गैप समान कर लीजिए, लेकिन गैप समान तभी करोगे जब इनकी आय बराबर है। मान लीजिए एक की आय यहाँ 50 हो गई, यहाँ पे एक की 70 है, तो क्या आप गैप समान करके कर सकते हो क्या? फिर आप कैसे आइडिया करोगे कि ये जो बचत है वो इस यूनिट का मान है या फिर इस यूनिट का मान है? फिर आप नहीं लगा सकते। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें यहाँ 50 है और यहाँ 70 है, तो हम कैसे करेंगे? ये तो गैप समान करके हमने इससे कर लिया। इसे हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? सर इसे हम डिफरेंस वाला मेथड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज करेंगे, जिसको आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे। आप पहले क्वेश्चन को जमाइए। आय का अनुपात कितना? सर 10:6, ठीक है। और बाद में खर्चे का अनुपात कितना? सर हमारे पास 18:10 है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इनका जो भी बचत है ना उसको यहाँ लिखिए। पहले की बचत कितनी है? सर पहले की जो बचत है ना आपके पास वो 5200 है, ठीक है भाई। दूसरे की बचत कितनी है? सर हमारे पास 3600 है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले क्या लिख दी? सर पहले आय लिख दी, यहाँ पर सर हमने इनका खर्चा लिख दिया, यहाँ पर सर हमने इनकी बचत आ गई, क्योंकि आय में से आप खर्चा घटाओगे तभी तो आपके पास बचत आएगी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका लगता है ऐसे क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका नहीं जानते हो तो सीख करके जाइएगा, कल एग्जाम है ना आपकी, इसलिए इसको तो आप इससे गुणा करो और इसको आप इससे गुणा करो। 18 छिक्के कितना हो जाएगा आपके पास है? 108 और ये 100 और घटा दीजिए इसमें से, यानी कि 18 छिक्के 108 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा आपके पास? सर हमारे पास 8 बचा। लिख दीजिए ऐसे कैसे। इसके बाद क्या करना है? इसको तो इससे गुणा करो और इसको आपको इससे गुणा करना है और फिर से अंतर लेना है। अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आएगा? देखिए सर ये हो जाएगा हमारे पास है 0 0। 18 छिक्के कितना हो जाएगा? 108, हासिल की 10 लग जाएगा। 18 तिया 54, 54 और 10 कितना होता है भाई बताओ? सर 54 और 10 64 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुणा करिए आप, इसको इससे गुणा करोगे 0
0 0 और ये 52। और सर इनका भी आपको क्या लेना है, इनका भी अंतर लेना है, तो ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा। हम ये कह सकते हैं सर कि पहले हमको 2 बार लेना अंतर, एक बार अंतर कितना आ गया 8 का, एक बार अंतर कितना आ गया आपके पास है इतने का। ये फिक्स है कि बड़ी राशि में आपको छोटी राशि का भाग देना है, बड़े अंतर में छोटे अंतर का भाग देना है। तो हम ये कह सकते हैं बड़ा वाला अंतर कितना है 12,800, इसमें भाग किसका देना 8 का। अब जिसका मान निकालना है ना उससे आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है भाई। आपको चाहिए उनकी दोनों की आय, तो उनकी आय यानी पहले की आय कितनी है सर, पहले गुणा किससे करना पड़ेगा आपको 10 से। तो बताइए 8 से कितनी बार कटेगा सर, 8 से ये हमारे पास 16 बार कट जाएगा, 16 अट्ठे 128 होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पहले की जो आय है वो 16,000 आएगी। किस ऑप्शन में हमारे पास सर, इसी ऑप्शन में। दूसरे की निकालने के लिए 10 की जगह आप 6 लिख दीजिए, तो 16 छिक्के कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बड़े प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कल आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो गलत करके आओगे तो कैमरे में घुस के मैं पिटाई करूंगा, आपके ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप इसी तरीके से मुझसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में, तो आप छोटा सा काम कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से बैच है, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने उसको डिजाइन कर रखा है। कंप्लीट नहीं हुआ है, बैच चल रहा है, उसमें पर डे की 2-3 क्लासें हम ऐड करते हैं, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा आप, ये रहा आपके पास है टाइप नंबर 14। टाइप नंबर 14 में क्या पूछना चाह रहा है सर, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्या चलता है। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यानी कि मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर है और उसको यहाँ से यहाँ पर जाना है ए से बी तक। जब वह ए से बी तक जाता है तो उसकी स्पीड मान लीजिएगा कि x किलोमीटर पर आवर है, और ए से बी तक गया सिर्फ और वापस आ गया, वापस से बी से ए तक ही आ गया, और आते टाइम स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि जाते टाइम x है, आते टाइम y है। और आपसे क्या पूछा है सर, हमसे ये पूछा है क्वेश्चन ने कि आप ये बताइए इसमें औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल का सीधे फॉर्मूला आप रट्टा मारोगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होता है। और जो भी यूनिट है वो आप पीछे लगा सकते हो। यानी कि सर अच्छा ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ एक ही कंडीशन में लगता है, सभी कंडीशनों में नहीं। अगर एक आदमी ए से बी तक जाता है और बी से ए तक आता है तो ही लगेगा। अब आप ये कहोगे मान लो सर एक आदमी ए से बी तक फिर बी से सी तक गया तो हम क्या करेंगे। मान लो आप तो ये कहोगे कल को सर एक आदमी ए से बी तक और यहाँ पर बी है और फिर बी से सी तक गया, यानी सर यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है, जो भी है स्पीडों को छोड़िए आप यहाँ। यानी सर एक आदमी यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया। अब औसत चाल कैसे निकालोगे सर, अब औसत चाल निकालने का जो तरीका है ना आपके पास में वो बेसिक वाला है। बेसिक में हम क्या करते हैं सर, पहले हम निकालेंगे कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, कुल दूरी, और उसमें हम भाग दे देंगे कुल समय का। कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा हमारे पास है कुल समय। तो ये है दो तरीके होते हैं औसत निकालने के, औसत चाल निकालने के लिए। एक में फॉर्मूला रट्टा मारोगे, एक में आपको ये करना है। फॉर्मूला कब लगता है, जब आदमी फिक्स जाके वापस आता है। दोनों के मैं एक एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। यहां देखिएगा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, दो स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये पी है और ये क्यू है आपके पास, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास सर 500 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक ट्रेन पी से क्यू तक, यानी कि एक ट्रेन पी से कहाँ तक जाती है आपके पास है क्यू तक जाती है, और 60 की स्पीड से, किस स्पीड से जा रही है ये हमारे पास है 60 की स्पीड से, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से पी पर वापस लौटती है, और वापस लौट गई कितने की स्पीड से 40 की स्पीड से। आपसे ये पूछे कि आपको ये बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी होगी। अब आप खुद बताइए, ये ट्रेन केवल यहीं तक गई और वापस यहीं आई कि नहीं आई। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर सॉरी भाई, इसने जाते टाइम आते टाइम समान दूरी तय करी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जितनी गई है उतनी आई है। इसमें जो औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो कौन सा लगाएंगे, औसत चाल जो निकलेगी ना हमारे पास, वो औसत चाल ऐसे निकलेगी सर 2, एक्स का मतलब पहली चाल, वाई का मतलब दूसरी चाल,
और दोनों संख्या को हम जोड़ देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। किस ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। स्पष्ट हुआ क्वेश्चन आपको कि ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं। तो चलिएगा एक और क्वेश्चन फिर से ले लीजिए। अगर अब आप फिर से लगाने लग गए उसी फॉर्मूले को इसमें भी तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या क्वेश्चन है। जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है, ठीक है, और फिर 350 किलोमीटर में 70 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन को है ना एवरेज स्पीड पूछिए हमसे। हमसे क्या पूछिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है सर, एक बार में दूरी ये रही 250, दूसरी बार में ये रही, तो 250 और 350 कितना होता है सर, 250 और 350 600 होता है। सही है क्या, बिल्कुल, कोई दिक्कत है क्या। कुल दूरी लिख दी हमने, कुल दूरी बटे कुल समय। पहली बार समय कितना लगा, देखो समय बराबर क्या होता है, T1 कैसे आएगा सर, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 250 है, और इसमें चाल कितनी है आपके पास 50 है। यूनिट सबकी समान है, किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका आगे इसमें देते हैं सर, पहला समय 5 घंटे है और दूसरा समय कैसे आएगा सर, 350 किलोमीटर 70 की स्पीड से, 350 किलोमीटर 70 की स्पीड से, फिर से 5 बार, यानी सर फिर से 5 घंटे आ जाएगा। तो 5 घंटे और 5 घंटे कितना हो जाएगा 10 घंटे। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो आप बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटे आया कि नहीं आया। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है सर, कुल दूरी बटे कुल समय का लगाया है, इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है भाई, आइएगा, ये रहा आपके पास है टाइप नंबर 15। आराम से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर हम क्वेश्चन को सरल करेंगे। टाइप नंबर 15 की करिएगा शुरुआत। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 3000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में बताइए कितना होगा। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में जो दिक्कत आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ समय निकालने में आती है। तो समय निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, इसी तरीके के एक और क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को तो हम प्रॉपर तरीके से काउंट कर लेते हैं कि समय आखिरकार हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा उनमें मैं आपको जो टिप्स बताता हूँ उसके द्वारा आप समय बताओगे। आपने देखा है कि जो समय होता है, जो साल होती है वो 2 साल होती है सर, एक तो होती है लीप वर्ष और एक होती है साधारण वर्ष। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें इस बात की, तो सर एक तो होती है हमारे पास है लीप वर्ष, और एक क्या होती है हमारे पास है, एक होती है सर साधारण वर्ष। एक क्या होती है आपके पास है साधारण वर्ष। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास है किसका है, लीप वर्ष का है, तो इसमें जो दिनों की संख्या आपके पास आएगी ना, जो दिनों की क्या आएगी आपके पास है संख्या, वो क्या आएगी सर, दिनों की संख्या या तो आएगी आपके पास 61, या फिर आएगा आपके पास है कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 122, या फिर सर हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 183। ये दिनों की संख्या का जो क्रम चलता है ना, वो आपके पास ये चलता है। अगर मान लो आपके पास है लीप वर्ष है, तो दिनों की संख्या का क्रम ये चलता है, या तो दिन इतने आते हैं या इतने आते हैं या फिर इतने आते हैं। अब आप कहोगे लीप वर्ष किसे कहते हैं, अरे बहुत ही सिंपल बात है। जैसे मान लो कोई साल है, अगर कोई साल में किसका भाग चल जाए, पे का भाग चल जाए, इसमें क्या है पे, ये क्या है 4 है। अगर किसी में 4 का भाग चला जाता है तो वो लीप वर्ष है, स्पष्ट रूप से नाम में ही है। यानी सर ये 4 दिख रहा है ना इसमें आपके पास, यानी सर 4 है, मतलब 4 का भाग चला गया तो लीप वर्ष है, और नहीं तो साधारण वर्ष ऑटोमेटिकली होनी है। लीप वर्ष जो होती है उसमें हम ये कह सकते हैं दिनों की संख्या कितनी होती है 366। इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है आपके पास है 365। इसमें कितनी होती है 365 होती है। और साधारण वर्ष किसे कहते हैं सर, साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें दिन कितने होते हैं आपके पास है 365 होते हैं। इनमें जो दिनों की संख्या चलती है ना, उसका सीरीज ये चलता है आपके पास है, या तो 73 दिन होंगे, या फिर आपके पास है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, और ये कितना हो जाएगा 146, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, और ये इनका सीरीज चलता है। तो इनको आप जरूर रट्टा मारें। और क्यों मारे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आप देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ये तो एनटीपीसी का एक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपके पास है दिनों की संख्या होती है। अच्छा, अब आइडिया कैसे लगाओगे,
अगर आप देखो ऐसे आइडिया लगाओ, जनवरी फरवरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है 2 महीने का एवरेज का टाइम है 2 से 2.5 का, इसका मतलब आपके पास दिनों की संख्या 61 आएगी। भाई इतना तो आप क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा सकते हो कि 2 महीने के आसपास है दिन, तो ये लिखना। आपको लग रहा है 3 महीने से ऊपर है तो ये लिखना। आपको लग रहा है कि और ज्यादा ऊपर है तो फिर यहाँ लिखना। समय ये तो आप क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया लगा सकते हो। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पहले तो आप ये चेक करो लीप बर्स है कि नहीं है। आप ये देखोगे सर 2024 है तो 24 में तो 4 का भाग जा रहा है, लीप बर्स है। इसका मतलब सर इसमें जो दिनों की संख्या चलेगी ना वो इस क्रम में चलेगी। आपके पास है 61, या फिर हमने क्या किया था 122, या फिर हमने क्या किया था ये हमारे पास है 83, सही है ना आपके पास, ये चलेगी। अब आप खुद बताइए 14 फरवरी से अप्रैल, तो फरवरी से अप्रैल 2 महीने के आसपास ही हो रहे। इसका मतलब सर दिनों की संख्या 61 होगी, ये कन्फर्म है। और वैसे मैं आपको इसमें निकाल के बता देता हूँ, देखिए ये क्या है आपके पास है सर 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी है आपके पास है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ऐसे निकालना होता है, तो जिस दिन आप पैसे लेके जाओगे उस दिन का तो ब्याज लगेगा, और जिस दिन आप लेके आओगे उस दिन का ब्याज नहीं लगेगा। तो फरवरी कितने दिन की हुई सर, लीप बर्थ है तो 29 दिन की हुई। तो 29 में से आपको 14 नहीं घटाना बल्कि 13 घटाना है। तो ये तो फरवरी के दिन हो गए, यानी फरवरी के दिन कितने हो गए आपके पास है सर, फरवरी के 16 दिन हो गए। अब आप ये कहोगे सर 14 फरवरी से 29 फरवरी तक तो 15 ही दिन होते हैं। भाई 15 दिन नहीं होते, 16 होते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप ये बताओ कि 10 से लेके 18 तक कितनी संख्या होती है। 10 से 18 तक, 10 से मैंने ये कहा 10 से 18 तक कितनी होती है, तो क्या 8 होती है, क्या 9 संख्या होती है। 10 से आप खुद काउंट कर लो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 संख्या होती है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल संख्या निकालने के लिए 18 में से इससे एक कम घटाएंगे तो 9 घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जिस दिन को काउंट करते हैं 14 फरवरी से ब्याज स्टार्ट है तो आप 13 घटाइए। तो फरवरी के कितने दिन हो गए सर, फरवरी के जो दिन है ना आपके पास है वो फरवरी के कितने दिन हो गए आपके पास है सर, फरवरी के जो दिन है वो 16 हो गए आपके पास है। फरवरी के बाद में क्या है आपके पास सर, फरवरी के बाद में आपके पास क्या आएगा, मार्च आएगा। ठीक है, अब मार्च तो आपको पता है कि पूरा पूरा 31 का चलेगा। अप्रैल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अप्रैल की, तो अप्रैल में 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल नहीं लेना, आपको लेना है 14 अप्रैल, क्योंकि 15 का ब्याज नहीं लगेगा। आप टोटल दिनों की संख्या काउंट कर लीजिए। सर देखिए 10 रेख 11, ये हो जाएगा आपके पास 5 रेख 6, बताओ 61 हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो हमने इसमें दिन काउंट किए तब दिन निकाले, एक हमारे पास है जो लॉजिक है उससे हम सीधे ही कर देते, हमको तो मतलब आंसर से है ना एग्जाम में, तो फिर सर सीधे ही आ जाता। अब कैसे निकालेंगे, आप क्वेश्चन को सरल कर दीजिए आराम से। यानी कि सर या तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मूलधन कितना आपके पास 3000 है, तो पूरा 100% का मान कितना है सर, 100% का मान आपके पास है 3000 है। आपको किसका मान निकालना है, हमको ब्याज का मान निकालना है। ब्याज की यूनिट क्या होती है, आर इंटू टी परसेंट, ब्याज की यूनिट यही तो होती है, ब्याज ऐसे ही निकालते हैं। और मूलधन की यूनिट कितनी होती है, 100% होती है, ये फिक्स होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें यूनिट बनाना आनी चाहिए। यूनिट कैसे बनाना आनी चाहिए, अगर हम मूलधन की बात करें, मूलधन की यूनिट क्या होती है, तो मूलधन की जो यूनिट होती है वो तो 100% होती है, परमानेंटली फिक्स है, अगर आप 100 वाला मेथड यूज कर रहे हो तो। इसके अलावा ब्याज की यूनिट क्या होती है सर, ब्याज की यूनिट होती है आपके पास आर टी परसेंट। मिश्र धन की यूनिट क्या होती है, 100 प्लस आर टी परसेंट, 100 प्लस आर टी परसेंट क्या होती है, मिश्र धन की यूनिट होती है, ध्यान में रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर मूलधन बटे मूलधन की यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला यही तो लगाते हैं, राशि बटे यूनिट, जिसका मान निकालते हैं उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, आर को टी से गुणा करोगे, आर कितना आपके पास है सर, आर हमारे पास है ये है, और टी कितना हमारे पास है सर, टी ये रहा 61 दिन। लेकिन दिन को साल में चेंज करने के लिए 366 का भाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बिल्कुल। तो फिर इससे ये कितनी बार कट जाएगा सर, 6 बार कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार। और ये 2 जीरो से 2 जीरो, आप बताइए 6 से कितनी बार, 5 बार, तो ये कितना हो रहा है आपके पास है 40। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, आराम से। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आपके पास है सॉल्यूशन। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको इसमें दिनों की संख्या नहीं बताऊंगा, कि अब आप खुद बताओ दिनों की संख्या कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से। सर पहली बात तो ये कि ये जो है ना आपके पास है साधारण वर्ष है, यानी 365 है, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक है। तो इसमें दिनों की संख्या किस क्रम में चलती है सर, इसमें जो दिनों की संख्या चलती है ना वो हमारे पास है इस क्रम में चलती है। इसमें जो दिनों की संख्या चलती है वो किस क्रम में चलती है, हमारे पास है इस क्रम में चलती है। महीने कितने के आसपास है आपके पास है,
फरवरी मार्च अप्रैल, इसका मतलब सर ये दिनों की संख्या फिक्स है। तो मूलधन बट्टे में मूलधन की यूनिट 100% और गुणा किससे करेंगे, आर इंटू टी परसेंट। आर का मान कितना है 5.75 और टी का मान कितना आपके पास है 73, लेकिन भाग किसका देना है आपको 365 का। इससे ये कितनी बार कटेगा सर, इससे ये 5 बार कटेगा, ध्यान में रखिएगा। आप जैसे ही दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ाओगे, ये परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज था वो कट चुका है, ध्यान में रखिएगा। ये आपके पास 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो 575 में अगर आप 25 का भाग देते हो कितनी बार जाएगा, 25 दूनी का 50 और 25 75, 23 रुपये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। अगर अब भी गलत करके आए तो मैंने कहा ना फिर आपको मैं इस कैमरे में घुस के पिटाई करूंगा अच्छी तरीके से। चलिए अब ये रहा आपके पास में। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास किसका है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 रुपये का अंतर है, तो यह राशि बताइएगा कि यह राशि कितनी है। आपसे राशि पूछिए। तो ये क्वेश्चन आज से 20 साल पहले भी आता था, 15 साल पहले भी आता था, यानी कि ये फिक्स और परमानेंटली क्वेश्चन है। और जितने भी नौकरी लगे हैं ना, जो भी आज नौकरी पर है, उन सब ने इनके लिए फॉर्मूले का रट्टा मार रखा है। आप पूछ लीजिए किसी भी स्टूडेंट से। मैं खुद आज नौकरी कर रहा हूं तो मैंने फॉर्मूला रट्टा मारा था। यानी कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का और 3 साल का फॉर्मूला आप रट लीजिए। आप बेसिक फेसिक से, शॉर्ट ट्रिक से किसी से मत जाइएगा। मैं ये कह रहा हूं जो कुछ चीजें जो फिक्स होती है उसमें तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर मान लीजिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है 2 साल के लिए, क्या निकालना है आपको, एसआई और सीआई का अंतर निकालना है। एसआई और सीआई का क्या निकालना, अंतर 2 वर्ष के लिए। तो फॉर्मूला होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर और बट्टे में क्या होता है 100 इंटू 100। बस 2 साल का तो ये रहा। पी का मतलब आप जानते हो प्रिंसिपल है, रेट है, ये डिफरेंस है। और अगर मान लीजिए 3 साल है तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, सर ये पी स्क्वायर बटे 100 इंटू 100, ये तो पूरा है सेम टू सेम है, ये तो पूरा एज इट इज लिखना 3 साल के लिए। 3 साल के लिए एक चेंज ये करना है कि 100 और बढ़ा दो 3 साल के लिए, और यहाँ चेंज करना है कि ये 300 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें इतना सा है। ये मेहनत आप जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं से आप वैसे बना सकते हो, लेकिन मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो हमेशा इन्हीं से बनाता हूँ। ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। और ये कोई फिक्स चीज़ें है भाई, जो चीज़ें फिक्स होती है ना वो चीज़ें हमको जरूर रखनी चाहिए। मैं तो आपको ये कहूँगा, जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 125 का अंतर है, तो यह राशि कितनी है। आप बताइए फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला डी बराबर पी आर स्क्वायर बट्टे में 100 इंटू 100 है। बट्टे में क्या है 100 इंटू 100। डी का मान कितना है 125 है। पी का मान हमसे पूछा है। आर का मान कितना सर 5 इंटू 5 है। और बट्टे में कितना आपके पास है 100 इंटू 100 है। तो आप एक काम करिए, ये 25 हो जाएगा और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से पी 5 के पीछे कितनी जीरो चिपका दो, 4 जीरो। तो इस तरीके से हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, वही 2 साल का, लेकिन इसमें क्या पूछा है सर, इसमें हमसे ये पूछ ले कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछी है। तो फिर से हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अंतर कितना आपके पास सर, अंतर हमारे पास है 98 है। तो डी बराबर पी की जगह मान कितना इस बार 80,000 दे रखा है, इंटू आर स्क्वायर, इसका मान है ही नहीं है तो आर स्क्वायर लिखिएगा। और बट्टे में क्या आता है आपके पास सर, बट्टे में 100 इंटू 100 आता है। ठीक है भाई, 4 जीरो आपकी चारों जीरो खत्म कर देगी। अगर हम 2 से काटते तो ये 4 बार और ये 49 बार। तो हम ये कह सकते हैं सर 49/4, ये किसका मान है 49/4 हमारे पास, ये हमारे पास आर स्क्वायर का मान है। तो फिर इसका वर्गमूल कितना 7, इसका 2, ये हमारे पास आर का मान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 से 1/2% ये आर का मान हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि ए ऑप्शन में। क्लियर है आपके पास। इस तरीके से आप एक और क्वेश्चन लीजिएगा। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन, ये हमारे पास किसका सर, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3 साल का। ये किसका क्वेश्चन है, हमारे पास है 3 साल का। एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 310 है। यानी कि फॉर्मूला क्या है, डी बराबर पी आर स्क्वायर, और ये है सर हमारे पास है 300 प्लस आर, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास है 100 की पावर 3 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आपके पास है 310 है।
पी का हमसे मान पूछा है, आर का मान कितना आपके पास है 10 इंटू 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर हमारे पास है 300 में 10 जोड़ोगे तो 310, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास है 100 कितनी बार लिखना है आपको 3 बार लिखना है। बस आप इसमें काटा पीटी कर लीजिए, ये 100 आपका इस 100 को ख़त्म कर देगा, ये 310 आपका 310 को ख़त्म कर देगा। तो पी का मान कितना आएगा, एक के पीछे 4 जीरो चिपका दो, एक के पीछे कितनी जीरो चिपका दो 4 जीरो। किस ऑप्शन में हमारे पास, सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपके पास है, ये थी आज की क्लास। जितने भी टाइप के क्वेश्चन मुझे मिले वो मैंने कोशिश करी है पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने की। ये आपके पास है लास्ट क्लास थी, अब कल 16 फरवरी है, आप आराम से पेपर दे के आइएगा, और कोशिश करें कि जिन स्टूडेंटों का पेपर हो जाए वो अपना रिव्यू देने की कोशिश करें। ये जो मोबाइल नंबर है इस पर, वैसे तो एक दो मेरे जानकारों के भी कल पेपर है, तो कल वैसे आपसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरे साथ में नौकरी लगे थे उन स्टूडेंटों में से भी कुछ के रिलेशन में है, एक का छोटा भाई है वो पेपर दे के आएगा तो वो मैं पूछ लूँगा। और वैसे अगर आप चाहे तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप भी है, आप व्हाट्सअप पर जितने क्वेश्चन आपको याद रहे उतने लिख करके भेज दीजिएगा, या फिर आप इस पर कॉल भी कर सकते हो कि सर आपने जो पढ़ा है इनमें से ये आया इनमें से आया, और हिंट दे दीजिएगा बस, बाकी क्वेश्चन सेट करना हमारा काम होता है। आपको सिर्फ हिंट देनी होती है, सर सरल व्याज से ऐसे क्वेश्चन आए थे, चक्रवृद्धि व्याज से ऐसे क्वेश्चन आए थे, आपको क्वेश्चन नहीं बोलना होता है प्रॉपर, आप सिर्फ हिंट दे सकते हो। हिंट वो स्टूडेंट देगा जिसका पेपर अच्छा होगा या फिर जिसको अच्छी मैथ पहले से आती होगी, ठीक है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास हेल्पफुल रहेगी कल की जिनकी एग्ज़ाम है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी कल 16 फरवरी को पेपर है। मैं आपको 16 फरवरी को शाम को फिर मिलूँगा 17 फरवरी वालों के लिए। आप सभी को एक बार फाइनली ऑल द बेस्ट। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। भोले बाबा से मैं दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।